हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। वर्ल्ड कप का फीवर खत्म हो चुका है तो अपना पढ़ाई पे ध्यान देने का टाइम आ चुका है। तो इसी के साथ अपन स्टार्ट करेंगे बेटा आज का नया टॉपिक, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। अपने 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, रोटेशनल डायनामिक्स, ऑसिलेशन एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। जिन बच्चों ने ये चैप्टर नहीं देखे होंगे वो जाके चैप्टर्स देख सकते हैं। तो आज से जो अपन चैप्टर स्टार्ट करने वाले बेटा, दैट इज वेव ऑप्टिक्स, है ना। तो अभी स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लॉग एंड एंटी लॉग का एक वीडियो आ चुका है जिसे भी अच्छा रिस्पांस दिया है आप लोगों ने। वहाँ पे कुछ डिफिकल्टी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। लॉग टेबल के यूज में कुछ चीज़ें बाकी है तो उसके रिगार्डिंग भी वीडियो जल्द ही आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। बेटा वेव ऑप्टिक्स पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक पता चाहिए था जो 11th में हो चुका है। तो हमें वो अभी पूरा डिटेल में तो नहीं पढ़ सकते अपन, तो बेसिक इंट्रोडक्शन में ही वो चीज़ें हमें दी है। तो वेव ऑप्टिक्स में जनरली हम किसका यूज करते हैं बेटा? लाइट का। समझिएगा, किसका यूज करते हैं हम? लाइट का, बराबर। किसमें? ऑप्टिक्स में हम किस चीज का यूज करते हैं? लाइट का, क्योंकि लाइट ट्रैवल होता है। अगर हमने लाइट को ट्रैवल करना, अगर हमने पकड़ा ऐसे स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रैवल हो रहा है लाइक अ रे, तो इस स्टडी को हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, है ना। जब हम लाइट का ट्रैवल कैसा कंसिडर कर लेते हैं बेटा? अलोंग अ स्ट्रेट लाइन लाइक अ रे, और उस लाइट का अगर हम स्टडी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, जो कि हमें 11th में दिया है। तो रे ऑप्टिक्स पढ़ते समय हमें लाइट के बारे में 2 लॉज बताए गए बेटा। एक था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एक है भैया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये क्या कहता है? ये कहता है बेटा, समझिएगा, अगर कोई एक प्लेन सरफेस है और इसको मैं एक परपेंडिकुलर निकाल लूँ, इसे हम बोलेंगे बेटा कॉमन नॉर्मल। क्या बोल देंगे? कॉमन नॉर्मल। तो ये जो आने वाली रे है बेटा, इसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। कौन सी रे बोलेंगे? इंसिडेंट रे। अब ये प्लेन सरफेस है, सपोज लाइक अ मिरर, तो इस पे गिरने के बाद ये क्या हो गया? वापस इसी डायरेक्शन में आए, तो इसे बोलेंगे अपन रिफ्लेक्शन हुआ। इसका क्या हुआ बेटा? अब रिफ्लेक्शन अलग अलग तरह का रहता है, रेगुलर रह सकता है, डिफ्यूज रह सकता है। रेगुलर मतलब एक ही रे आई तो उसे रेगुलर बोलेंगे पर्टिकुलर डायरेक्शन पे, और अलग अलग डायरेक्शन में गई तो उसे डिफ्यूज बोल देंगे, ठीक है। तो जब ये रे ऑफ लाइट आया तो ये कौन सा रे हुआ? रिफ्लेक्टेड रे हुआ। रिफ्लेक्टेड रे हुआ। अब जब ये आया तब इसका जो एंगल है भैया, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितने एंगल पे ये गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड, ये तीनों एक ही प्लेन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? एक ही प्लेन में रहते हैं। कौन कौन एक ही प्लेन में रहते हैं भैया? कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट कॉमा रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, ये तीनों के तीनों रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट और नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में। वो तो हमें दिख रहा है ना कि तीनों के तीनों कहा है बेटा, ये एक ही प्लेन है, इसमें ये तीनों के तीनों दिख रहे हैं, है ना। तो तीनों एक ही प्लेन में लाए करते हैं। साथ ही साथ ये लॉ बोलता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये किसके बराबर होना चाहिए? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कौन बोलता है भैया? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है। कौन बोलता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल है, इंसिडेंट रे, कॉमन नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सब एक ही प्लेन में रहेंगे। जितने एंगल पे रे ऑफ लाइट आया उतने ही एंगल पे बाहर जाएगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। ये हुआ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा कंसेप्ट हमें जो बताया गया है वो होता है भैया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? व्हाट डज इट मीन? रिफ्रैक्शन यानी क्या? तो इसका कहना है ऐसा, अगर मीडियम चेंज हुआ भैया, इधर एक मीडियम है, मीडियम 1, और इधर एक मीडियम 2 है। सपोज इधर एयर, इधर वाटर पकड़ लेते हैं। अब एयर में रे ऑफ लाइट आया और यहां पे हमने क्या बना लिया? कॉमन नॉर्मल। क्या बना लिया भैया? कॉमन नॉर्मल। तो ये आने वाला जो एंगल है, आने वाला क्या है बेटा? एंगल। तो इसे हम बोल देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रे कौन सी हुई बेटा अपने लिए? इंसिडेंट रे, एज यूजुअल। कौन सी रे बच्चा?
इंसिडेंट रे। अब इसका कहना ऐसा है जब मीडियम बदलता है, क्या होता है, मीडियम बदलता है, तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये सीधा जाने के बजाय क्या हो जाती है, थोड़ी सी डायरेक्शन इसकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये जो डायरेक्शन चेंज हुई है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। जब एक मीडियम से रे ऑफ लाइट दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसकी पाथ जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी। अब डाइवर्ट कैसे, इधर गया, इधर कब जाएगा, अगर कम डेंसर मीडियम से हाइयर डेंसर मीडियम में आएगा तो ये इधर जाएगा भैया। कब जाएगा, जब लाइटर मीडियम से डेंसर में आएगा। वही अगर डेंसर से लाइटर में गया तो ये बढ़ भी सकता है, क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है। इसके रिगार्डिंग में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स भी बता दूंगा, आप लोगों को भी ध्यान देना है, बराबर से सुनना है और जमदा तो सुनते सुनते नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो ये एक चीज हुई कि अगर हम कहाँ से गए बेटा, एयर जैसे कि लाइटर मीडियम है, वाटर थोड़ा सा डेंसर मीडियम है, लाइटर से डेंसर में गए तो ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगा। वही अगर उल्टा रहा, वाटर से एयर में जाते थे तो ये कुछ इस प्रकार होता था भैया। अगर मैं बोल रहा हूँ वाटर से एयर में हम जा रहे हैं तो ये नॉर्मल से दूर जाता था, मतलब आर बढ़ भी सकता है, आर क्या हो सकता है, बढ़ सकता है अगर हम डेंसर से रेयर की तरफ। एक चीज हो गई, क्लियर, ठीक है। फिर ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम कंसीडर करें जिसपे ये रिफ्लेक्शन एंगल जो रिफ्लेक्शन का है ये 90 डिग्री हो जाए, उसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे बच्चा, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे मैं बताऊंगा आपको लेजर के थ्रू, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया एक पार्ट इसका। अब इस लॉ का क्या कहना है, इस लॉ का भी यही कहना है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक ही प्लेन में होते हैं। कहाँ होते हैं, एक ही प्लेन में। दूसरा ये बोलता है जो रिलेशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को, इसको हम देख सकते हैं n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, ये रिलेशन से हम देख सकते हैं। वेयर n1 एंड n2 क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके, इस मीडियम का और इस मीडियम का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हम वो डिस्कस करेंगे आगे, क्लियर बेटा। तो ये कौन सा लॉ हुआ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कब होता है, जब मीडियम बदलता है। रिफ्लेक्शन कब होता है, जब सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है। तो एक बेसिक टर्मिनोलॉजी थी। अब ये जो रिफ्रैक्शन मैंने कहा या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो भी अपन देख लेते हैं थोड़ा सा, यही कहीं पे यहाँ बता देता हूँ। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा, ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। किसी भी मीडियम का अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो वो क्या होगा, उस मीडियम के लिए जो भी वेलोसिटी है वो, और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इनका है एयर या फिर वैक्यूम, इन दोनों का रेशियो होगा। इन दोनों का क्या होगा बेटा, रेशियो होगा। तो जनरली एन की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा रहती है, कम नहीं रहेंगी। क्लियर हो गया। और n1 बाई n2 निकालना, तो हम यहाँ से रिलेशन देख सकते हैं, क्लियर, ठीक है। तो ये हुआ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका प्रूफ भी हम देखेंगे, इसका प्रूफ भी हम देखेंगे इफ पॉसिबल, ठीक है। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन का पार्ट। अब ये तो रे ऑफ लाइट के हिसाब से हुआ। रे ऑफ लाइट कब करेंगे, जब पाथ स्ट्रेट लाइन है अलॉन्ग रे की जैसे, तो उसे रे ऑप्टिक्स बोल दिया हमने, ठीक है। फिर कुछ लोग आए बेटा, उन्होंने इसके बारे में एक थियरी पुट फॉरवर्ड करी, तो नेचर ऑफ लाइट के बारे में। किसके बारे में, नेचर ऑफ लाइट के बारे में। तो पहले आया कार्पस्कुलर नेचर। कौन सा नेचर, कार्पस्कुलर नेचर। और ये किसने पुट फॉरवर्ड किया, तो ये फॉरवर्ड किया बेटा, पुट फॉरवर्ड न्यूटन साहब ने। देखो न्यूटन हर जगह आ ही जाता है। तो न्यूटन का मानना ऐसा था, जो भी लाइट ट्रैवल हो रहा है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है। कैसे बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से। और उन पार्टिकल को उसने नाम क्या दे दिया बेटा, कार्पसल्स। क्या नाम दिया, कार्पसल्स। इसका कहना है कि ये अगर लाइट है ट्रैवल हो रहा है तो ये लाइट कैसे बना है, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। और ये पार्टिकल बहुत पास में होते हैं, हाँ, आपको देखने के लिए मैं दूर दूर निकाला। और इन छोटे छोटे पार्टिकल को उसने नाम क्या दिया भैया, तो कार्पसल्स। क्या नाम दिया, कार्पसल्स नाम दिया, ठीक है। ये एक बात हुई। अब उसका कहना ऐसा था कि ये जो रे ऑफ लाइट है, अगर ये किसी सरफेस पे गिरा, रे ऑफ लाइट जो अभी हमने पढ़ा कि अगर ये सरफेस है और ये रे ऑफ लाइट है, तो ये किसी सरफेस पे गिरा तो यहाँ से इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा भैया, रिफ्लेक्शन होगा। अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो सॉलिड, तो ये रिफ्लेक्शन होने का रीजन जो हमने रे ऑप्टिक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा वो नहीं बताया। इसने क्या बोला कि ये जो पार्टिकल्स आ रहे हैं सब आइडेंटिकल, तो ये पार्टिकल कैसे बिहेव करेंगे, लाइक ए इलास्टिक पार्टिकल, और इस सरफेस पे उनका इलास्टिक कोलिजन होगा, कोलिजन करके वो ऐसे बाहर जाएंगे। इस तरीके से इसने क्या बताया, हमें रिफ्लेक्शन बताया। मतलब रिफ्लेक्शन वही है, सिर्फ बताने का तरीका क्या हो गया इसका, चेंज। वही इसका कहना ऐसा पड़ा, जब मीडियम बदलता है, क्या बदलता है, मीडियम बदलता है। सपोज इधर एयर, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, इधर कौन है भैया, वाटर।
तो जब मीडियम बदलता है तो ये कार्पसल्स जो है ना, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है डेंसर मीडियम में जाने के कारण, और इनकी पाथ क्या हो जाती है, बदल जाती है। क्या बदल जाती है, इनकी पाथ। देखो चीज वही है लेकिन बताने का तरीका क्या हो गया, चेंज। तो क्या कहा न्यूटन ने कि लाइट का ऐसे बना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है जिनको क्या नाम दिया उसने, कार्पसल्स। और ये जो कार्पसल्स है इनके बीच एक इंटरमोलिकुलर फोर्स जैसा फोर्स होता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जिसके कारण बाइंडेड रहते हैं और एक पाथ में फॉलो करते हैं। ठीक है, और ये अगर किसी सॉलिड सरफेस पे जाके टकराए तो उनका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होने का रीजन क्या बताया उसने, इस सरफेस पे होने वाला इलास्टिक कोलिजन। इस इलास्टिक कोलिजन के कारण ये मटेरियल यहाँ स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब यही रे ऑफ लाइट विथ कॉर्पसल वाला अगर मीडियम चेंज होता है तो मीडियम चेंज होने के बाद इनके फोर्सेस जो है, इनके बीच का फोर्सेस ये बदल जाने के कारण उनकी पाथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये किसने बोला, न्यूटन के थ्योरी में बोला, जिसने कौन सा नेचर बताया, कार्पस्कुलर नेचर। क्लियर। साथ ही साथ न्यूटन ने ये कहा कि लाइट जब डेंसर मीडियम में ट्रैवल होगा, व्हाइल ट्रैवलिंग इन डेंसर मीडियम, स्पीड क्या होंगी, ज्यादा होंगी। स्पीड क्या होंगी बोला उसने, ज्यादा। वही लाइटर मीडियम में स्पीड क्या होंगी, कम। ये किसने बोला, न्यूटन ने बोला। बल्कि ये चीज एक्सपेरिमेंटली क्या साबित हुई, झूठी साबित हुई। तो ये क्या बन गया, इसका ड्रॉबैक बन गया। न्यूटन ने कहा कि कैसे है वो, स्पीड क्या रहेंगी, डेंसर मीडियम में ज्यादा रहेंगी, लाइटर में कम। लेकिन उल्टा होता है, लाइटर में स्पीड ज्यादा होंगी, डेंसर में स्पीड कम होगी। तो ये हुआ किस, कौन सा नेचर बेटा, कार्पस्कुलर नेचर। कौन सा नेचर का। तो मैंने जो 4-5 पॉइंट बताया वही हमें आप लोगों को टेक्स्ट बुक से एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब बच्चों से कि टेक्स्ट बुक से इस चैप्टर की थ्योरी एक बार पढ़ना। टेक्स्ट बुक में प्रॉपरली दिए, बस उसमें कि आपको पॉइंट्स अंडरलाइन करने जो मैंने बता रहा हूँ, बस उन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, उतने ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब जाते हैं नेक्स्ट नेचर। तो ये नेचर किसने बताया, न्यूटन ने। अब दूसरा नेचर आता है भैया कौन सा, तो वेव नेचर। कौन सा नेचर आता है, वेव नेचर। तो वेव नेचर बताता क्या है कि लाइट को हमने क्या कंसीडर कर लिया बेटा, वेव के फॉर्म में कंसीडर कर लिया, किस फॉर्म में कंसीडर कर लिया, वेव। तो वेव नेचर जनरली बताया किसने, तो वेव नेचर बताया बेटा हाइजेंस नाम के साइंटिस्ट ने। उसकी थ्योरी आगे है ना, तो हाइजेंस के बारे में अपन पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा हाइजेंस ने क्या बोला, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। देखना कैसा, वेव नेचर कैसे बताया, लाइट ट्रैवल करता है, ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो हमने सुपर पोजिशन ऑफ वेव के टाइम पे पढ़ा बेटा, वेव क्या होती है, इट इज बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम। जिस भी मीडियम में से वेव पास होती है तो उस मीडियम के पार्टिकल में डिस्टर्बेंस आता है, तो वो डिस्टर्बेंस को हमने वेव बोला था। तो इसने क्या बोल दिया, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। अब वेव के फॉर्म में बोल दिया, दैट इज, तो यहां पे भी क्या आना चाहिए, डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम, डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम। मतलब ये प्रॉपर्टी के साथ इसने बोला कि ऐसे लाइट ट्रैवल होगा। ठीक है, बोल तो दिया, लेकिन अगर मीडियम चाहिए तो लाइट तो वैक्यूम में भी ट्रैवल होता है ना भैया। तो वैक्यूम में लाइट कैसे ट्रैवल होगा, वैक्यूम में तो कोई मीडियम रहता नहीं है। तो फिर इसने एक अजम्पशंस लगा दिया कि वैक्यूम में भी एक मटेरियल मीडियम अवेलेबल होता है, जिसका नाम इसने दे दिया क्या, तो ल्यूमिनिफरस ईथर। क्या नाम दिया बेटा, ल्यूमिनिफरस ईथर। ये अपनी केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं है, ल्यूमिनिफरस ईथर नाम का एक मीडियम इसने बता दिया। लेकिन हुआ क्या, एक्सपेरिमेंटली ऐसा पता चला कि ऐसा कोई मीडियम एग्जिस्ट करता नहीं है, तो यहाँ पे ये फेल हो गया। लेकिन जैसे जैसे आगे थ्योरी बढ़ती गई स्टडी ऑफ लाइट की, तो ये थ्योरी इस काम में आई कि इसने रिफ्लेक्शन वो जो रे ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा वो तो था ही, इसके बारे में तो हम इसे अप्लाई कर ही सकते, लेकिन इसने कुछ अदर फिनोमिना से जो सिर्फ वेव नेचर को कंसीडर करते हुए हम स्टडी कर सकते हैं, लाइक इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन, उसके बाद आता है पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये कब स्टडी कर सके अपन, जब हमने लाइट को क्या कंसीडर करा बच्चा, वेव के फॉर्म में कंसीडर करा। किसके फॉर्म में कंसीडर करा, वेव के फॉर्म में कंसीडर करा, तब जाके ये पॉइंट क्या हुए, ये फिनोमिना क्या हुए, प्रूव हुए। तो ये जो स्टडी है ये आगे चल के ज्यादा एक्सेप्टेबल हुई एज कंपेयर टू न्यूटन की कार्पस्कुलर थियरी, है ना। मैं जो भी बता रहा हूँ अच्छे से सुनना है बेटा, इतने ही पॉइंट्स है और उतना ही आपको ध्यान में रखना है। अब
बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा टेक्स्ट बुक लगा दो, उसको पढ़ के समझा, तो उसमें कोई मतलब की बात नहीं है। तो चीज़ों को समझिए, ठीक है। तो आप जैसा पढ़ोगे मेरा वीडियो देखेंगे, आपको थ्योरी अपने आप समझ में आ जाएंगे टेक्स्ट बुक की। क्लियर हुआ? तो ये सारे फिनोमिना किस थ्योरी पे बेस्ड के एक्सप्लेन हुए बेटा? वेव थ्योरी पे बेस्ड। किस पे बेस्ड? वेव थ्योरी। तो वेव थ्योरी को एक्सेप्टेंस बढ़ गया। लेकिन इसके साथ साथ इसने ये भी प्रूफ कर दिया कि लाइट जो है जब वेव के फॉर्म में ट्रैवल होता है तो उसकी स्पीड जो है, स्पीड इज मैक्सिमम इन लाइटर मीडियम। मतलब लाइटर अगर मीडियम है, लाइटर मीडियम में स्पीड ज़्यादा रहेंगी, डेंसर में क्या रहेंगी? कम रहेंगी। ये भी किसने बता दिया? वेव नेचर ने। वेव नेचर पुट फॉरवर्ड किसने किया? हाइजेंस ने। तो आगे हाइजेंस की थ्योरी ज़्यादा एक्सेप्ट होने के कारण हम इस चैप्टर में मेनली हाइजेंस थ्योरी को पढ़ेंगे और उसके ये जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुए फिनोमिना से इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इनको हम आगे इस चैप्टर में स्टडी करने वाले। क्लियर? तो ये एक हुआ कौन सा नेचर? वेव नेचर। वेव नेचर के बाद आते हैं लाइट के दो नेचर बेटा। एक तो है ड्यूअल नेचर और एक है लाइट एज अ वेव। अब ड्यूअल नेचर आप आगे चल के जब पढ़ोगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, क्या पढ़ेंगे बेटा आप? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, तो वहां पे आएगा। तो आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। कहाँ पे? ड्यूअल नेचर नाम के चैप्टर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी आप इसे डिस्कस करेंगे, तो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। फिर आता है कि लाइट एज अ वेव। अब लाइट को वेव कंसीडर कर लिया तो क्या आता है? लाइट को क्या कंसीडर कर लिया बच्चा? अपन ने वेव कंसीडर कर लिया। चलो देखते हैं अब लाइट को वेव। तो लाइट को एज अ वेव स्टडी करते समय ये भी पता चला कि लाइट बना कैसे? तो दो वेव्स से बना, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दो फील्ड होती है। तो लाइट जनरली किस फॉर्म में ट्रैवल होता है भैया? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है क्या? तो सपोज ये अपना वेव है, इस डायरेक्शन में वेव जा रहा है, तो मैंने एक वेव निकाल ली। अब ये वेव है इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना? ये ले लेते हैं, समझना भैया। चलो अब इसी को परपेंडिकुलर एक वेव जाती है, तो ये वेव कौन सी हुई? इलेक्ट्रिक। ये वेव इसको एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, मतलब ये हुआ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। और ये दोनों वेव्स, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाली वेव्स, ये दोनों एक दूसरे कैसे चल रही है बेटा? परपेंडिकुलर चल रही है। ये मैग्नेटिक और ये इलेक्ट्रिक, ये जब ऐसे परपेंडिकुलर चलते हुए आगे बढ़ते हैं तो उस वेव को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये हुई उसकी स्टडी, किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। अब लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ क्या बोल दिया हमने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना कैसे बेटा? तो एक तो इलेक्ट्रिक वेव्स है, दूसरी कौन सी है? मैग्नेटिक, जो एक दूसरे कैसी है? परपेंडिकुलर, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में कहा जा रही है? आगे जा रही है। क्लियर? तो ये हुआ लाइट एज अ वेव पढ़ते समय। अब लाइट एज अ वेव पढ़ते समय कुछ और चीजें हमें बताई गई। अब कुछ और चीजें यानी क्या? जब लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रैवल होता है, किस फॉर्म में बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसकी वेवलेंथ जो है गामा रेस से लेके तो इंफ्रारेड रेस तक बढ़ते जाती। मतलब गामा के बाद आता है एक्स रेस, फिर आता है यूवी रेस, फिर आता है विजिबल रीजन, फिर आता है भैया इंफ्रारेड। कौन सा आता है? इंफ्रारेड। तो ये वेवलेंथ बढ़ते जाती है। क्या बढ़ते जाती है? वेवलेंथ। अब होता यह है कि जो हमें लाइट विजिबल होता है, विजिबल वेवलेंथ की रेंज आती है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक भैया। कहाँ से कहाँ तक जाएंगी? 400 नैनोमीटर से 700। कौन से रीजन की? विजिबल। तो विजिबल लाइट जो भी है, एक्चुअल में विजिबल लाइट क्या रहता है बेटा? व्हाइट रहता है। लाइट क्या रहता है? व्हाइट।
फिर वाइट तो रहता है, लेकिन ये जो बोला मैंने 400 नैनोमीटर से 700, तो ये जो इस वेवलेंथ से इस वेवलेंथ तक जब हम जाते हैं तो ये बन जाता है अपना VIB GYOR, विबज्योर। विबज्योर यानी सबको पता है कम वेवलेंथ यानी वायलेट, ज़्यादा वेवलेंथ यानी रेड, इस हिसाब से वो होता है। अब जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पे गिरती है तो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना तो ये डायरेक्टली फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन यही जब मीडियम बदलता है, क्या होता है, मीडियम बदलता है, जब ट्रांसपेरेंट मीडियम आता है। कौन सा मीडियम आता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में से जब अगर मैं इसको भेजूँ, ये वाटर है, वाटर में अगर सनराइज गई तो हमें ऐसा पता चलता है कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट दिख रहे हैं। ये डिफरेंट कलर्स ऑफ क्या दिख जाते हैं, लाइट। तो डिफरेंट कलर कहाँ से कहाँ जाते हैं, VIB GYOR। तो लास्ट वाला कौन सा दिखेगा भैया, रेड। पहला वाला कौन सा दिखेगा अपना, सपोज ये वायलेट। ऐसे ये 7 कलर्स हमें दिखते हैं जब ये मीडियम क्या होता है, बदलता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में से गए तो। फिर ये होने का रीजन क्या है, तो हर एक कलर की अपनी वेवलेंथ है, लेकिन जब ये एज अ मिक्स दिखते हैं, हमें मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ जब हम देखते हैं तो हमें लाइट कैसा दिखेगा भैया, तो व्हाइट दिखेगा। कैसा दिखेगा, व्हाइट, बिकॉज लाइट बेसिकली डोंट हैव एनी कलर। तो वो अपना प्रिजम्पशन है जिसपे से हमें लाइट के कलर दिखते हैं। तो ये हुआ जब हमने स्टडी क्या किया, लाइट एज अ वेव स्टडी किया। तो हमें क्या पता चला कि लाइट ट्रैवल काय के फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बना, तो दो फील्ड से बना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है और मटेरियल मीडियम के पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हुए आगे बढ़ता है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन ऑफ अ वेव है उस डायरेक्शन में। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी वेवलेंथ के साथ साथ वो रेज बदलते जाती। तो सबसे कम वेवलेंथ वाला रीजन कौन सा है, गामा रेज। इसके बाद एक्स रेज आता है, यूवी रेज आता है, विजिबल आता है, इंफ्रारेड आता है। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा आप पढ़ोगे लास्ट के मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर्स में। तो ये जो विजिबल रीजन है इसकी वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक है भैया, 400 नैनोमीटर से 700। तो इस रीजन में हमें ये 7 कलर मिलते हैं जो मिक्स में रहते हैं। लेकिन जब ट्रांसपेरेंट मीडियम प्रिज्म हो गया या वाटर हो गया, इसमें जब लाइट जाके डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हमें ये कलर दिखते हैं। फिर इसका ऐसा कहना था कि ज़्यादा वेवलेंथ वाला लाइट जो है वो ज़्यादा दूर रिफ्लेक्ट होता है, कम वेवलेंथ वाला कम साइड में रिफ्लेक्ट होता है। तो इसलिए ये कलर क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। कलर क्या हो जाते हैं, स्प्रेड। तो ये थ्योरी हुई किसकी, व्हेन वी कंसीडर लाइट एज अ वेव। अब आते हैं आगे। अब इसी के बारे में हमें हाइजेंस ने कुछ बताया, जो हमने थ्योरी ऑलरेडी डिस्कस करी, दैट इज वेव थ्योरी। वेव थ्योरी वॉज पुट फॉरवर्ड बाय हाइजेंस। तो हाइजेंस थ्योरी को ही हम बोलते हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट। प्रीवियसली सिलेबस में, ये नया सिलेबस शुरू होने से पहले 2 चैप्टर हुआ करते थे बेटा, एक था वेव थ्योरी ऑफ लाइट, दूसरा था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इन दोनों चैप्टर को कंबाइन करके हमें एक चैप्टर दे दिया, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। जब हम स्टडी ऑफ लाइट कंसिडरिंग इट्स वेव नेचर करते हैं फॉर स्टडिंग डिफरेंट फिनोमिना, तो उस स्टडी को बोलते हैं भैया वेव ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स। जब हम वेव नेचर ऑफ लाइट को कंसीडर करते हुए बहुत सारे फिनोमिना लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, इन सबको स्टडी करते, पोलराइजेशन वगैरह, तो उस स्टडी को बोलते हैं भैया वेव ऑप्टिक्स। क्लियर। चलिए, तो अब हाइजेंस का कहना ऐसा पड़ा वेव का स्टडी करते समय, तो उसका ये कहना पड़ा कि जो लाइट जहाँ से इमिट होता है तो उसके क्या होते हैं बेटा, सोर्सेस होते हैं। क्या होते हैं, सोर्सेस। तो हाइजेंस ने ऐसे पुट फॉरवर्ड किया कि लाइट हैज 2 टाइप ऑफ सोर्सेस ऑफ लाइट आर देयर। एक होता है प्राइमरी सोर्स और एक होता है भैया सेकेंडरी सोर्स। वन इज अ प्राइमरी सोर्स एंड अनदर वन इज अ सेकेंडरी सोर्स, ऐसा इसका कहना है। फिर ये होते कौन है, प्राइमरी और सेकेंडरी, इनको समझते हैं बेटा अभी। चलिए, अब प्राइमरी सोर्स ऐसे सोर्स विच एमिट्स देयर ओन लाइट, विच एमिट्स देयर ओन लाइट, जो खुद का लाइट एमिट करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा, प्राइमरी सोर्स। जैसे कि नेचुरल सोर्स में कौन आ गया, सन, खुद का लाइट इमिट कर रहा है वो, उसको कुछ देने की जरूरत नहीं है। दूसरे जो हम करंट पास करके यूज करते हैं दैट इज लाइट वगैरह। लाइट सभी टाइप के आ गए, फिर बल्ब आ गया, उसमें एलईडी आ गया, अपना एलसीडी आ गया, सभी तरह के। क्लियर, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट आता है, तीसरा लाइट आता है इसमें बाय न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन।
बाय न्यूक्लियर और केमिकल। ये तो सन पे भी होते रहा है कंटिन्यूअस, जैसे कि क्रैकर्स, पटाखे हो गए, तो ये जो बर्स्ट होते हैं तो इसमें से क्या इमिट होता है बेटा, लाइट। तो ये सब कौन से सोर्सेस हो गए, प्राइमरी सोर्सेस। कौन से हो गए, प्राइमरी। अब आप लोगों को मैं विजिबल क्यों, क्योंकि ये जो लाइट है ये मेरे ऊपर गिर रहा है, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर आप लोगों को दिख रहा है या रिकॉर्ड हो रहा है। तो वो जो सोर्स ऑफ लाइट है जो प्राइमरी न होते, खुद का न बनाते हुए दूसरे सोर्स से आई हुई लाइट पे से रिफ्लेक्ट होके जाता है, तो उसे बोलेंगे आप सेकेंडरी सोर्स। कौन सा सोर्स बोलेंगे बेटा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। क्लियर। तो एक कौन सा सोर्स हुआ, प्राइमरी, दूसरा कौन सा सोर्स आया तो सेकेंडरी सोर्स। तो सेकेंडरी सोर्स कौन, प्राइमरी से जो लाइट आया वो जिस पे गिरा उसे रिकॉर्ड करके उस पे से इमिट जो करेगा उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी सोर्स। कौन सा सोर्स बोलेंगे बच्चों, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। क्लियर। ठीक है। नाउ अब इसके साथ इसने एक कंसेप्ट बताया बेटा वेव फ्रंट नाम का, ये भी हम पढ़ लेते हैं। हाइजेंस प्रिंसिपल से नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। चलिए, इसने एक कंसेप्ट बताया भैया वेव फ्रंट। अब ये क्या होता है इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। किसको, वेव फ्रंट को। देखिए, अब ये गोल तालाब है, आपने यहां बीच में पत्थर मारे तो क्या बन जाती है बेटा, वहां पे वेव्स बन जाती है। क्या बन जाती है, वेव्स, जो ऐसे आगे आगे क्या होंगी, पास होंगी, ये ट्रैवल होंगी ना ऐसे हर पॉसिबल डायरेक्शन में। अब अगर मैं ये पहला सर्कल लूँ, दिख रहा है इन सबको, दिख ही रहा होगा, ठीक है। अगर हम पहला सर्कल लें और इस पे हर एक को पॉइंट ड्रॉ कर लें, एक सर्कल पे कोई भी सेकंड नंबर का लिया, ऐसे फर्स्ट वाले पे भी ले सकते हैं। अब फर्स्ट वाले पे जो सर्कल पे पॉइंट है, हर एक पॉइंट सेंटर से बराबर सेम डिस्टेंस पे है और उसका फेज भी कैसा होगा, सेम। भले डिस्टर्बेंस ऐसे जा रहा है, लेकिन जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं सर्कल बनाऊंगा वहां पे हर एक पार्टिकल की स्टेटस क्या होगा बेटा, सेम होगा, कंडीशन सेम होगी, फेज भी क्या होगा, सेम होगा, फेज और स्टेट क्या होंगी, सेम। तो अगर मैं ये पार्टिकल का लोकस है इसे ट्रेस करूं तो एक सर्कल बन गया, एक पाथ बन गई। तो ऐसा लोकस अगर हम ड्रॉ करते हैं जो बताता है कि एक सोर्स से जो भी वेव निकली है वहां पे एक ऐसे लोकस ऑफ पॉइंट जहां पे हर पॉइंट कैसा है, सेम फेज में। हर पॉइंट कैसा है बेटा, सेम फेज में है। ऐसी जगह का जो लोकस हम बनाएंगे उसे हम बोलेंगे बेटा क्या, तो वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट। जैसे यहाँ पे ये सोर्स हुआ तो इसका ये वेव फ्रंट बन गया, ये भी वेव फ्रंट है, ये भी वेव फ्रंट आगे आगे जा रहा है, आगे आगे बढ़ते जा रहा है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट भी तीन कैटेगरी में बताए गए। एक होता है भैया स्पेरिकल, एक होता है प्लेन और एक होता है सिलेंड्रिकल। अब जैसे कि इसे पकड़ लो, सेंटर पे आपने मारा, सब डायरेक्शन में वेव चलेगी, तो ये सर्कुलर आया ना, उसका वेव फ्रंट कैसा है, सर्कुलर। तो वैसे इसको आप क्या बोल सकते हो, स्पेरिकल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, स्पेरिकल। कैसे स्पेरिकल, जैसे सन है, सन तो स्पेरिकल शेप में, तो आगे भी लाइट जा रहा है, पीछे भी लाइट जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। साउंड वेव को ही कंसीडर करो, मैं बोल रहा हूँ तो आगे भी वेव जा रही है, राइट में भी जा रही है, लेफ्ट में भी जा रही है और पीछे भी जा रही है। तो ऐसी जो है जो 3 डायमेंशनल मोशन में जाएंगी, काय में जाएंगी, 3 डायमेंशनल। अब ये तो 2 डायमेंशनल में हुआ, एक डायरेक्शन में, लेकिन जो 3 डायमेंशनल फॉर्म में अगर वेव पास होती है तो उस वेव के लोकस अगर हम पॉइंट ट्रेस करते तो उन्हें हम बोलेंगे बेटा स्पेरिकल वेव फ्रंट। कौन से बोलेंगे, स्पेरिकल वेव फ्रंट बोलेंगे, ठीक है। कौन से वेव फ्रंट बोलेंगे, स्पेरिकल वेव फ्रंट। चलिए देखते हैं स्पेरिकल वेव फ्रंट यानी क्या। मैंने एक सोर्स ले लिया, अब यहां से ये रेज जा रहे हैं ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, ठीक है। हमने इस पे क्या कर लिया, ये पॉइंट मार्क करे, सॉरी क्या मार्क कर दी, ये पॉइंट, और इनका क्या बना दिया, लोकस। तो ये जो लोकस ऑफ पॉइंट बना इसे हमने क्या बोल दिया बेटा, वेव फ्रंट बोल दिया। क्या बोल दिया, वेव फ्रंट। तो जब 3 डायमेंशनल डायरेक्शन में एक पॉइंट सोर्स से लाइट जाता है तब कौन सा वेव फ्रंट मिलेगा, स्पेरिकल। अब प्लेन वेव फ्रंट कहाँ मिलेगा, तो देखिए अब ये सन है सपोज और ये अर्थ है। अब सन से जो वेव आ रही है, ये वेव्स आ रहे हैं। अब इसका ये छोटा सा पार्ट कहा गया, अर्थ पे।
अगर मैं इस बहुत बड़े स्पीयर का एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लूँ बेटा, तो ये स्ट्रेट दिखेगा। क्या दिखेगा? स्ट्रेट दिखेगा। तो ये जो छोटा सा पार्ट मैंने लिया, जो अपीयर कैसे हो रहा है, प्लेन अपीयर हो रहा है, उसे हम बोलेंगे प्लेन वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे भैया? प्लेन वेव फ्रंट। फिर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कहाँ आएगा? ट्यूबलाइट सबको पता है, एक स्ट्रिप ऑफ लाइट अगर हमने बना दी ऐसी, तो इसके सराउंडिंग ये सभी डायरेक्शन में लाइट देगा। ऐसे वेव फ्रंट को हम क्या बोलेंगे भैया? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, है ना। चलिए, तो बहुत सारी चीजें अपन ने आज डिस्कस करे थ्योरी में। एक बार देख लेते। हमने हाइजेंस थ्योरी पढ़ा, वेव फ्रंट क्या होता है वो पढ़ा, हाइजेंस थ्योरी के हिसाब से प्राइमरी सोर्स किसे कहते हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट किसे कहते हैं वो भी पढ़ा, वेव नेचर क्या होता है वो भी देखा, वेव ऑप्टिक्स क्या होता है, फेज सेम फेज में रहने के कारण जो वेव फ्रंट मिलते हैं वो समझा हमने, वेव फ्रंट के टाइप भी समझने की कोशिश करी, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने क्या पढ़े, प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स, ये हो गया एक पार्ट। इसके पहले हमने क्या पढ़ा, तो ड्यूअल नेचर क्या होता है, ये तो आपको आगे ड्यूअल नेचर नाम का चैप्टर है, तो यहाँ डिस्कस करके कोई मतलब नहीं। तो लाइट एज अ वेव में क्या आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसकी स्टडी करी हमने, तो कैसे क्या होता है। इसके पहले वेव नेचर क्या है, लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, वैक्यूम में ट्रैवल होता है, लेकिन उसने मीडियम कौन सा कंसीडर करा था भैया, तो ल्यूमिनिफरस ईथर, जो कि एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना ये सारे काय में आए हाइजेंस थ्योरी के हिसाब से, हाइजेंस थ्योरी को ही हम बोलते हैं वेव थ्योरी। कौन सी थ्योरी बोलते हैं? वेव थ्योरी। इसके पहले किसने थ्योरी दी थी? न्यूटन्स ने दी थी, जिसको नाम क्या है बेटा, कार्पस्कुलर थ्योरी, तो उसको हमने डिटेल में डिस्कस करे। उसके पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये भी हमने डिस्कस किया। तो दिस इज इट फॉर टुडे। तो ये हुआ बेटा पहला क्लास अपना, ठीक है। तो सबको वेव ऑप्टिक्स बच्चे से पढ़ना है, तो कुछ नहीं ले करना, वीडियो देखते समय बस टेक्स्ट बुक सामने रखो, जो भी पार्ट पढ़ा रहा हो उसकी थ्योरी एक बार वीडियो देखने के बाद पढ़ लेना, आपको पॉइंट्स खुद ही समझ में आ जाएंगे कि कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच बच्चों। तो वीडियो को जरूर देखिए, और कंटिन्यूशन में वेव ऑप्टिक्स यहीं पे खत्म होने वाला है अपना, तो उसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। 4 से 5 क्लास में ये खत्म करने की कोशिश मैं करूँगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।